ये क्वेश्चन आपका कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, यूपीएससी एसएससी वगैरह में भी आता है। तो आप सोच सकते हैं ऐसे राइटिंग कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसे रहता है उसको आप रट लीजिए, रट के चले जाएंगे, नंबर मिल जाएगा। और नंबर मिल भी जाता था, लेकिन उस तरह से इससे नहीं। इससे क्या एक फॉर्मेट होता है, एक तरीका होता है, और ये आपके विचार को लिखना होता है कि आपकी समझ क्या है, आप कितना जानते हैं, आपको ग्रामर कितना अच्छा आता है, वो क्या आपका कितना अच्छा है, कितने तरीका से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। मेन क्वेश्चन आता है सर इंग्लिश नहीं आता है, इससे लिखे तो लिखे कैसे, क्योंकि लिखना हमें कैसे इंग्लिश में लिखवाना है। एजुकेशन जो है, एजुकेशन सिस्टम में क्रांति एक हिस्से से बाकी सारे हिस्से लिख सकते हैं। तो क्या ट्रिक है? हेलो एवरीवन, दिस इज हिदायत कादरी। वेलकम बैक टू टॉपर सिस्टम। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एस्से राइटिंग। एस्से राइटिंग क्या होता है, क्यों लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है। आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है एस्से राइटिंग। जो राइटिंग वाला सेक्शन होता है उसका सबसे ज्यादा वेटेज वाला क्वेश्चन आता है एस्से राइटिंग के। एस्से राइटिंग लिखना होता है जिससे आपको 8 नंबर 10 नंबर इस तरह के नंबर से मिलते हैं। तो आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट है, किसी भी क्लास के स्टूडेंट है, क्लास 10 क्लास 12 सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट है, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट है, अदर किसी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट है, सभी के बोर्ड में एस्से राइटिंग वाला क्वेश्चन कॉमन होता है। यहाँ तक ये क्वेश्चन आपका कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, यूपीएससी एसएससी वगैरह में भी आता है। तो आप सोच सकते हैं एस्से राइटिंग कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसको कैसे लिखना है, क्या तरीके हैं, क्या रूल है, क्या पार्ट्स होते हैं एस्से के, कौन कौन एस्से वीवीआई होते हैं, क्या ट्रिक है। एक ऐसा शानदार ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसको आप फॉलो करेंगे तो उससे एक एस्से से आप बाकी सारे एस्से लिख सकते हैं। सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक फॉलो करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एस्से राइटिंग होता क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें एस्से राइटिंग की, यानी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं निबंध यानी लेख। हिंदी में लिखना हो तो काफी आसान होता है। हिंदी में आए तो आप आराम से लिख सकते हैं। महात्मा गांधी पे एस्से, रिपब्लिक डे पे यानी गणतंत्र दिवस पे एस्से। हिंदी में लिखना हो तो आप निबंध अपने शब्दों में बना बना के एक सिस्टमेटिक वे में लिख सकते हैं। स्टार्ट करेंगे, फिर एंड करेंगे, फिर बीच का पार्ट एकदम हिंदी में अपने से लिख सकते हैं। लेकिन यही एस्से राइटिंग इंग्लिश में आपसे पूछा जाए तो आपके हाथ पैर फूलने लगते हैं, क्योंकि आपको इंग्लिश अच्छे से आता नहीं है। आपको इंग्लिश उतना आता नहीं कि आप अपने शब्दों में अपने थॉट्स को, अपने विचार को इंग्लिश में लिख सके। इसलिए एस्से राइटिंग जो है वो मुश्किल बन जाता है। तो आज एकदम सिंपल वे में, आसान तरीके में एस्से राइटिंग को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले एस्से राइटिंग का बात करें तो ये लिखा क्यों जाता है, ये सबसे पहले समझना है। ये जो लिखा जाता है वो आपका थॉट्स देखा जाता है कि आपके क्या विचार है उस पार्टिकुलर टॉपिक पे। जो भी टॉपिक है उसके बारे में आपकी समझ क्या है, आपके विचार क्या है, आपके पास कितना नॉलेज है। उस नॉलेज को, उस विचार को आप एक सिस्टमेटिक वे में इंट्रोडक्शन वाइज, कंक्लूजन वाइज, मेन इंफॉर्मेशन वाइज, आप जितने भी टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे उसके जो भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, जो स्टेप लेना हो, जो सरकार के इनिशिएटिव है, इस तरह से आप सारा पॉइंट जो आपकी समझ है उस टॉपिक से रिलेटेड उसको लिखने, यही एस्से राइटिंग होता है। लेकिन जब हम लोग जूनियर क्लासेस में थे, बचपन में जो पढ़ रहे थे, 7-8 स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे, तो हमें क्या लगता था एस्से राइटिंग का होता बहुत ही आसान होता है। एक एस्से रहता है, उसको आप रट लीजिए, रट के चले जाएंगे, नंबर मिल जाएगा। और नंबर मिल भी जाता था, लेकिन उस तरह से एस्से नहीं होता। अब जो आप सीनियर क्लासेस में आएंगे, 10th में 12th में, तो आपको मालूम चलेगा कि रटने से आपको एस्से कभी नहीं आ सकता है। इससे का एक फॉर्मेट होता है, एक तरीका होता है, और ये आपके विचार को लिखना होता है कि आपकी समझ क्या है, आप कितना जानते हैं, आपको ग्रामर कितना अच्छा आता है, वो क्या आपका कितना अच्छा है, कितने तरीका से आप प्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारा इंप्रेशन कैसा बनता है, उस हिसाब से आपको नंबर मिलता है। तो इससे राइटिंग की समझ आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अगर आपको हिंदी में लिखना हो तो आप सिस्टमेटिक वे में लिख सकते हैं। महात्मा गांधी कब जन्म हुआ, कहाँ क्या क्या करे, उनका पूरा नाम क्या था, क्या क्या आंदोलन करे, फिर लास्ट में आपके कैसे देहांत हुआ, किस तरह से देहांत हुआ, सारा लिख सकते हैं। लेकिन ये इंग्लिश में लिखना हो तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसको कैसे लिखना है, इंग्लिश में लिखने के क्या तरीके हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एस्से राइटिंग के अंदर, तो ये होता है पार्ट्स ऑफ एस्से, जिसको आपको समझना है कि एस्से के कुछ पार्ट्स है, कि एस्से कोई सा भी आपको एस्से लिखना है तो इस फॉर्मेट में लिखना है। पार्ट्स आप कह सकते हैं, इसको फॉर्मेट कह सकते हैं, प्रारूप कह सकते हैं। ये तरीके होते हैं जिससे आपको एस्से लिखना है। जो भी टॉपिक पे लिखना है, जो भी आपका टॉपिक होगा उसको आप इस वे में स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन क्या होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि आप उस टॉपिक के बारे में क्या जानते हैं। जैसे अगर कोई टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, तो व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज सोशल मीडिया, व्हाट इज एजुकेशन, इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन आता है। तो उस हिसाब से आपको वो इंट्रोडक्शन लिखना है। आपका इंट्रोडक्शन जो होना चाहिए, इसके मैक्सिमम 1 से 2 पैराग्राफ होना चाहिए। कितने पैराग्राफ में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, 1 से 2 पैराग्राफ में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है।
मैक्सिमम लाइन की अगर हम बात करें तो 4 से 5 लाइन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें मेनली लिखना जो टॉपिक है वो टॉपिक है क्या, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपको समझाना है अपने शब्दों कि इंट्रोडक्शन वही होता है कि वो टॉपिक है क्या, तो ये आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है। इसके बाद वाला जो पार्ट होता है इसको हम बॉडी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बॉडी, या फिर आप मिडिल पार्ट कह सकते हैं। इसके अंदर आपको ज्यादा यानी 2 से 3 पैराग्राफ लिखने होते हैं, 2 से 3 पैराग्राफ, ठीक है, 2 से 3 पैराग्राफ लिखना है, 5, 6, 7, 8 लाइन हो सकती है। तो इसमें आपको क्या लिखना होता है, जो भी टॉपिक है उस टॉपिक से आप रिलेटेड फैक्ट्स लिख सकते हैं कि उस टॉपिक के क्या फैक्ट्स है, क्या डाटा है, क्या स्टेट्स होते हैं, डेटा स्टेट्स, कोई कोट्स लिख सकते हैं, किसी टॉपिक के बारे में कोई महान व्यक्ति के कुछ विचार होंगे, कुछ कोट्स होंगे, उसको लिख सकते हैं, कोई स्टेट्स होगा, कोई डेटा होगा, कोई फैक्ट्स होगा, तो ये सारा आपको बॉडी में लिखना है इंट्रोडक्शन के बाद। अगर कोई टॉपिक है उसके प्रॉब्लम होंगे, उस प्रॉब्लम को लिखना है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट क्या एक प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को आपको लिखना है। वही अगर कोई दूसरा टॉपिक है, सारा टॉपिक में तो प्रॉब्लम होता है नहीं, जैसे अगर आपसे पूछा है इंपोर्टेंस ऑफ टीचर इन योर लाइफ, तो टीचर का इंपोर्टेंस है क्या है, टीचर के रोल से आपको क्या प्रॉब्लम, तो उसके आप कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं, अच्छे फीचर्स लिख सकते हैं, गुड क्वालिटीज लिख सकते हैं, अच्छाई लिख सकते हैं। तो और जो भी प्रॉब्लम वाले जितने भी सोशल प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होते हैं उस सब का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा, तो वो सॉल्यूशन आपको बताना है कि क्या सॉल्यूशन होगा, सरकार को क्या स्टेप लेना चाहिए, ये सारे कुछ आपको लिखना है। फीचर्स लिखने, रीजन्स होता है, रीजन्स लिखने, एग्जाम्पल्स लिखने, ये सब जो आएगा ये सब आपको बॉडी के अंदर लिखना है। ये सारा पार्ट आपका बॉडी के अंदर आएगा। उसके बाद जो लास्ट पार्ट आता है सिस्टमेटिक वे का, जो लास्ट पार्ट है वो होता है कंक्लूजन पार्ट, यानी कंक्लूजन का मतलब होता है एंडिंग पार्ट। एंडिंग में आपको समझाना है कि इस जो पार्टिकुलर टॉपिक है इसमें आपको क्या बदलाव करने चाहिए, क्या सुधार करने की जरूरत है, क्या स्टेप लेने की जरूरत है, कैसे जो प्रॉब्लम है कोई उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा जा सकता है, तो वो सारा तरीका आपको एस्से में समझाना है। ये सारे वे होते हैं जिसमें आप एक एस्से को लिख सकते हैं। एस्से के पार्ट्स क्या क्या होंगे, इंट्रोडक्शन, उसके बाद बॉडी वाला पार्ट, बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा आपको लाइन लिखनी है, इसमें आप फैक्ट्स लिख सकते हैं, डेटा लिख सकते हैं, कोई स्टेट्स है वो लिख सकते हैं, कोई कोट्स है वो लिख सकते हैं, कोई किसी टॉपिक का प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को लिख सकते हैं, किसी का कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर्स है, उस फीचर्स को लिख सकते हैं, कोई सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन को लिख सकते हैं, रीजन्स को लिख सकते हैं, एग्जाम्पल्स को लिख सकते हैं, और एंड में आपको कंक्लूड करना है। कंक्लूड भी आपको 1 से 2 पैराग्राफ का इस्तेमाल करना है, 3 से 4 लाइन, इस वे में आपको कंक्लूड करना है। तो ये इससे लिखने का फॉर्मेट है। फॉर्मेट आप समझ गए, लेकिन अब मेन क्वेश्चन आता है कि सर इंग्लिश नहीं आता है, इससे लिखे तो लिखे कैसे, क्योंकि लिखना हमें कैसे, इंग्लिश में लिखना है। यही अगर हिंदी में लिखना हो तो आसान है, हिंदी क्या है हमारी मातृभाषा है तो हम आसान से लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में लिखना है यहीं पे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, हाथ पैर फूलने लगते क्योंकि अंग्रेजी अच्छे से आते नहीं, इंग्लिश सही से आती नहीं। तो इससे लिखने के लिए आपको इंग्लिश सही से आना चाहिए, कुछ मेन पॉइंट है वो आपको समझ होनी चाहिए ग्रामर की, ये सब अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लिए तो आप इससे अच्छे से लिख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम इन जनरल बात करें तो आपको टेंस की नॉलेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए एस्से लिखने के लिए, टेंस बहुत जरूरी है एस्से में, यानी प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस आपका एस्से के अंदर, हर एक एस्से के अंदर आपका प्रेजेंट और पास्ट आते हैं। हाँ फ्यूचर नहीं आता, अगर आपको फ्यूचर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली एस्से में, फ्यूचर नहीं लिखना होता है एस्से के अंदर, लेकिन प्रेजेंट टेंस का यूज करा जाता है, पास्ट टेंस का यूज करा जाता है। जैसे कोई सा भी टॉपिक है, सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया का पास्ट में क्या इम्पैक्ट था, प्रेजेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, सोशल मीडिया का पास्ट में क्या रोल था, आज के दौर में क्या रोल है, निगेटिव इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है, तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट और पास्ट दोनों टेंस समझाने पड़ेंगे, इसलिए आपको टेंस आना जरूरी है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, टेंस सीखेंगे, कहीं से भी आप सीख सकते हैं टेंसेस, आपको YouTube पे बहुत सारे मिल जाएंगे, जिससे भी आपको समझ आते हैं उसके वीडियो आप देख सकते हैं। और बहुत जल्द इस टेंस की वीडियो भी आने वाली है, अगर आपको टेंस की वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। तो आपको टेंस सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। टेंस के बाद अगर हम बात करें तो दूसरा पॉइंट है कि आपका वोकैब जो होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वोकैब क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग वोकैब होना चाहिए, वोकैबुलरी यानी वर्ड मीनिंग, इंग्लिश के वर्ड आपको आने चाहिए, अच्छे से वर्ड आना चाहिए। वोकैब स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब है, आपको एडवांस वोकैब नहीं आना चाहिए, सिंपल ही आना चाहिए, लेकिन आपका जो होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एडवांस ये नहीं कि आपको ज्यादा से ज्यादा एडवांस नए नए लिख दिए, आपको सिंपल वोकैब आना चाहिए, लेकिन वोकैब आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कोई ऐसा वर्ड नहीं लिख दे जो आपके जो चेकर होंगे शायद उनको भी ना पता हो, इस तरह के आपको नए नए नहीं लिखने, सिंपल लिखने, बट वोकैब होना चाहिए, अच्छे वोकैबुलरी आपका जिसका वोकैब अच्छा आएगा वो इससे लिख सकता है। तो इसको आपको पहला काम क्या करना है, टेंस अच्छे करने, प्रेजेंट और पास्ट टेंस की नॉलेज होनी चाहिए, इसके बाद आपका वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसके बाद जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स आते हैं, फैक्ट्स है, डेटा है,
ये सबका आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। इस सबके क्या होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। जब तक आप उस पार्टिकुलर टॉपिक के फैक्ट्स आपको पता नहीं होंगे तो आप बॉडी में लिखेंगे क्या। बॉडी की शुरुआत क्या होती है, फैक्ट से, डेटा से, स्टैट से, कोड से। तो उस पार्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको फैक्ट वगैरह सब तो आना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको बुक्स पढ़ना है। आप क्या कर सकते हैं, बुक्स रेफर कर सकते हैं, जो सबसे अच्छा तरीका होता है आपको फैक्ट्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आप किसी किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें एसे राइटिंग लिखा होता है, तो उससे आपको फैक्ट्स वगैरह मिल जाएगा। एक तरीका भी पता होगा कि कैसे लिखा जाता है। ये नहीं कि रटना नहीं है, लेकिन आपको समझना है कि क्या क्या फैक्ट्स होते हैं। फैक्ट्स के लिए आप न्यूज़पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूज़पेपर से आपको फैक्ट्स मिल जाएगा, न्यूज़ चैनल से फैक्ट्स मिल जाएगा, सोशल मीडिया से भी बहुत सारे फैक्ट्स और डेटा मिल जाएंगे। तो वो फैक्ट्स और डेटा के लिए आपको यहाँ से क्या करना है, नॉलेज गेन करना है। क्या करना है, आपको नॉलेज गेन करना है। किस बारे में नॉलेज गेन करना है, जो भी फैक्ट्स डेटा पार्टिकुलर टॉपिक का होगा वो। इसके साथ अगर हम बात करें तो ग्रामर में कंजक्शन आपको अच्छे से आना चाहिए। क्या आना चाहिए, कंजक्शन अच्छे से आना चाहिए। आपको एंड का, बट का, आइदर का, नाइदर का, नॉर का, इस सब का यूजेज आना चाहिए। कंजक्शन क्या करता है, दो सेंटेंस होता है उसको जोड़ने का काम करता है। और आप जब भी ऐसे लिखे तो आपके सेंटेंस सिंपल नहीं होना चाहिए। सेंटेंस तीन तरह के होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस। तो सेंटेंस सिंपल नहीं होना चाहिए, सेंटेंस कंपाउंड होनी चाहिए, बड़ी बड़ी सेंटेंस होना चाहिए। और बड़े सेंटेंस के लिए आपको किस चीज का इस्तेमाल करना है, कंजक्शन का इस्तेमाल करना है। कंजक्शन का आप इस्तेमाल करेंगे तो आप सेंटेंस जो होगा वो बड़ा बड़ा होगा। कंजक्शन काम ही करता है दो सेंटेंस को लिंक करने का, जोड़ने का काम करता है। तो आप एंड का इस्तेमाल सीखो, आइदर का, नाइदर का, हाउ एवर का, ये सब का आप इस्तेमाल सीख सकते हैं। और साथ में आपको कॉमास वगैरह भी अच्छे से यूज करने पड़ेंगे। पंचुएशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खास कर कॉमा का। कॉमा भी क्या करता है, दो सेंटेंसेस को बड़ा करता है, लिंक करता है। ठीक है, तो आप कॉमा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कंजक्शन आना चाहिए। आप सिनोनिम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटोनिम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब जो है, इस सब क्या करेगा, आपके एस्से के अंदर अगर आप कोई सिनोनिम्स लिख दिए, कोई एंटोनिम्स लिख दिए, कोई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिख दिए, तो ये सब क्या करेगा, आपका जो एस्से होगा उसको अच्छा दिखाएगा। एक चेकर का जो इंप्रेशन होगा वो भी बढ़िया बनेगा। तो इससे आपके मार्क्स जो होंगे वो फुल प्राप्त हो सकते हैं। तो ये सब पॉइंट है जिससे आप इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और आप इससे सही सही में लिख सकते हैं। तो आपको एक वोकैब अच्छा आना चाहिए, वो वर्ड मीनिंग आपको अच्छी खासी आनी चाहिए। साथ में आपको टेंस का नॉलेज होना चाहिए, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस का नॉलेज होना चाहिए। फैक्ट्स वगैरह का जो भी टॉपिक है उसका फैक्ट्स है, डेटा है, इस सब का नॉलेज होना चाहिए। साथ में आपको बुक रेफर करने, न्यूज़पेपर, चैनल, न्यूज चैनल, स्मार्टफोन, इस सब से रिलेटेड आप सारे डेटा निकाल सकते हैं। कंजक्शन का इस्तेमाल आना चाहिए, कंपाउंड सेंटेंसेस का इस्तेमाल आना चाहिए, कॉमास वगैरह का इस्तेमाल आना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट है जिससे आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और आप इससे लिख सकते हैं। और अगर हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्से की बात करें, जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीट होता है बहुत बार, तो ये कुछ टॉप 10 वेरी इंपॉर्टेंट एस्से हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी, बहुत ज्यादा आपको जरूरी है, तो इस हिस्से को आपको कवर करना है। पॉल्यूशन यानी प्रदूषण, इस पे बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। करप्शन यानी भ्रष्टाचार, इसी से जुड़ा है। टेररिज्म, आतंकवाद, उस पर भी आपको इससे जो है वो देखने को मिलेगा। डॉरी सिस्टम यानी दहेज प्रथा। इसके बाद वैल्यू ऑफ टाइम, टाइम से रिलेटेड, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, वैल्यू ऑफ टाइम, टाइम एंड टाइड वेट पढ़ना, इस तरह से टाइम से रिलेटेड, तो टाइम का भी आपको, समय का महत्व, इससे आपको देखने को मिलेगा। ऑनलाइन एजुकेशन, खासकर एजुकेशन क्या है, वैल्यू ऑफ एजुकेशन क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन क्या है, वीमेन एजुकेशन क्या है। और अभी का जो दौर चल रहा है वो ऑनलाइन एजुकेशन का है। ऑनलाइन एजुकेशन जो है एजुकेशन सिस्टम में क्रांति है, रेवोल्यूशन है, तो वो आपको ऑनलाइन एजुकेशन पे भी ऐसे बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। इसके बाद सोशल मीडिया काफी इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, कैसे एक सक्सेसफुल इंसान है या अनसक्सेसफुल इंसान, उसके लाइफ में ये सोशल मीडिया का क्या इंपॉर्टेंस है। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन है, इस पे आपको डिसिप्लिन काफी मैटर करता है। एक सक्सेसफुल इंसान के लाइफ में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी काफी इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं। तो जो अनुशासन होता है उस पर आपको इससे देखने को मिलेगा। चाइल्ड लेबर पे देखने को मिलेगा, बाल मजदूरी, ये सब क्या सोशल प्रॉब्लम, ये सोशल प्रॉब्लम वाला इससे, ये सब वीवीआई इससे, ये सारे इससे को आपको कवर करनी है। इससे आपके बोर्ड एग्जाम, कम्पिटेटिव एग्जाम में भी इससे बनेंगे। अब आपको ऐसे ट्रिक्स बता रहे हैं जिससे आप एक एस्से से बाकी सारे एस्से लिख सकते हैं। तो क्या ट्रिक है, ट्रिक में मैं आपको कुछ लाइन देने वाला हूँ, 7-8 लाइन देने वाला हूँ। इस 7-8 लाइन से आपको जितने भी सोशल प्रॉब्लम्स वाले एस्से होंगे वो सारा आप इस सारे लाइन में फिट बैठा सकते हैं। किस तरह से, जैसे अगर इंट्रोडक्शन का बात करें, जैसे कोई सा भी एस्से लिखना है तो आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से
इंट्रोडक्शन मतलब स्टार्टिंग पार्ट में आप 5 6 7 लाइन लिखेंगे, तो ये इस प्रकार से आपका 5 6 7 लाइन होगा। ये सारे सोशल प्रॉब्लम वाले हिस्से में आप इसको एज इट इज लिख सकते हैं। तो जैसे इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको ये डॉट डॉट है, डॉट में आपका जो पार्टिकुलर टॉपिक होगा वो लिख देंगे। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी सीरियस इशू नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द होल्ड वर्ल्ड। यानी एक सीरियस इशू है जो सिर्फ भारत में नहीं है, पूरे विश्व में है। इस अनएम्प्लॉयमेंट की जगह अगर पॉल्यूशन लिखेंगे तो पॉल्यूशन भी फिट बैठेगा। पॉल्यूशन भी एक सीरियस इशू है जो कि सिर्फ भारत में नहीं, पूरा देशों में है, पूरे शहर में, विश्व में है, ठीक है ना। इट इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, जो है दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। इट इज अ बर्निंग प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। आवर कंट्री जो है उसका एक हॉट प्रॉब्लम हो गया, एक बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम बनते जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, पॉल्यूशन की बात करें, डॉरी सिस्टम की बात करें, तो ये सारे सोशल प्रॉब्लम है, ये सब आप बैठा सकते हैं। इट बिकम्स मेजर प्रॉब्लम इन आवर कंट्री विच अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ एवरीवन फ्रॉम एवरी कम्युनिटी। ये जो प्रॉब्लम है वो इस देश के हर एक समुदाय के लोग के जीवन को अफेक्ट कर रहा है, उस पर प्रभाव डाल रहा है। कोई सा भी सोशल प्रॉब्लम, यहाँ पे आप चाइल्ड लेबर भी डालेंगे तो सेम लाइन आ जाएगा। द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चाइल्ड लेबर, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉल्यूशन, डॉरी सिस्टम, ये सारे पॉइंट, टेररिज्म, करप्शन, ये सब आप लिख सकते हैं। उसके फैक्टर्स कितने, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसके संख्या बहुत सारे जो रिस्पॉन्सिबल है, जो कारण होते हैं। डैश, डैश में आप क्या करेंगे, सोशल प्रॉब्लम जितने भी। डैश इज अ कर्स फॉर आवर सोसाइटी। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारी सोसाइटी के लिए कर्स है, अभिशाप की तरह, श्राप की तरह। बेरोजगारी होना आज के दौर में कितनी कैसी बात हो आपको पता ही होगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आप लिखते हैं मोर आवर इट होल्ड्स बैक प्रोग्रेसेस एंड स्लो डाउन द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। जो भी सोशल प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट हो, पॉल्यूशन है, ये इसका काम क्या होता है, ये प्रोग्रेस को रोक देता है, डेवलपमेंट और देश की उन्नति विकास में एक बाधा के तौर पे उसको स्लो डाउन कर देता है। तो ये पॉइंट है जो हर एक सोशल प्रॉब्लम वाले इससे होंगे, उसके अंदर आप इस लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं। इस इंट्रोडक्शन वाले 5 7 लाइन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में अगर आपको कंक्लूजन के कुछ पॉइंट दें तो ये 7 8 लाइन है कंक्लूजन में। हर सोशल प्रॉब्लम को आप कंक्लूड इस तरह से कर सकते हैं। जैसे इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप अ चेक ऑन सोशल प्रॉब्लम जो भी होगा, पॉल्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट, डॉरी सिस्टम, इन ऑर्डर टू कंट्रोल। अगर हमें उसको कंट्रोल करना है तो उस पर चेक इंपॉर्टेंट है, चेक रखना, यानी आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देयरफॉर द गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ आवर कंट्री शुड टेक सम स्टेप्स टू स्टॉप दिस। ये जो जितने भी सोशल प्रॉब्लम है उसके लिए सरकार को और हर एक नागरिक को, हर एक इंडिविजुअल को, हर एक व्यक्ति को, सोसाइटी के हर एक व्यक्ति को स्टेप लेने चाहिए, कुछ कदम लेने चाहिए ताकि इस प्रॉब्लम को बंद करा जा सके। इट रिक्वायर्स अ कलेक्टिव एफर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ आवर सोसाइटी टू ओवरकम दी चैलेंजेस। जितने भी समस्या है, जितने भी चैलेंजेस है, उसको अगर आपको बंद करना है, ओवरकम करना है, कम करना है, तो ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये कलेक्टिव एफर्ट है, एक टीम वर्क की जरूरत पड़ेगी। हर एक इंडिविजुअल को अपने अपने लेवल पे, अपने लेवल के अनुसार हर एक इंडिविजुअल को, सरकार के हर एक व्यक्ति को, हर एक कर्मचारी को स्टेप लेना है ताकि इस चैलेंज को कम करा जा सके, बंद करा जा सकते, सॉल्यूशन निकाला जा सके। द गवर्नमेंट हैज टेकन मेनी स्टेप्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस जितने भी सोशल प्रॉब्लम उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप तो उठाए, कुछ ही उठाए। हाउएवर अ लॉट ऑफ मोर इज नीडेड टू डन। अभी तक पूरी तरह से फिनिश नहीं करा गया। भारत में अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, पॉल्यूशन की समस्या है, डाउरी सिस्टम की भी समस्या है। सरकार ने बैन तो लगाया लेकिन समस्या जो है वो फिनिश नहीं हुई। चाइल्ड लेबर की समस्या है, तो इस समय सरकार को और सारे स्टेप उठाने की जरूरत है। इन माई ओपिनियन, यानी आपके विचार से, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर टू वर्क टुगेदर एंड फोकस ऑन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन टू सॉल्व दिस इश्यू। हमारी जिम्मेदारी क्या है? मेरे अनुसार हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हमें साथ में मिलकर काम करना है और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पे फोकस करना है। यानी शॉर्ट टर्म नहीं कि आज आप विचार करेंगे, आज आप स्टेप लिखाएंगे और आज खत्म, फिर कुछ दिनों के बाद ये समस्या आ गई। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन यानी एकदम जड़ से फिनिश करना है। तो ये सारे पॉइंट है जिससे आप कंक्लूड कर सकते हैं जितने भी सोशल प्रॉब्लम के इससे होंगे। तो इस ट्रिक से आप सारे इससे कवर कर सकते हैं। आपको बोनस पॉइंट भी बता रहे हैं। ये आपका बोनस टिप हो गया कि आपको जब भी एस्से लिखना है, आपको इस सब वर्ड की जगह कुछ ऐसे वर्ड को लिखना है जो इसको रिप्लेस कर दे और आपका इंप्रेशन जो है उसको भी बढ़ा दे। जैसे आप बट का इस्तेमाल करते हुए, ये सब क्या है, कंजक्शन है। बट के इस्तेमाल की जगह आप लिख सकते हैं हाउएवर। किस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं?
हाउ वर्ड का, दोनों का सेम ही है, लेकिन जो इंप्रेशन है वो आपको ये एडवांस लेवल पे बनाएंगे, इंप्रेशन अच्छा बनाएंगे। एनीवे की जगह आप लिख सकते हैं नेवरथलेस, एनीवे की जगह आप क्या लिख सकते हैं, नेवरथलेस लिख सकते हैं। एंड की जगह आप क्या लिख सकते हैं, इन एडिशन टू, इन एडिशन। सो की जगह आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर, सो की जगह क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई थिंक की जगह आप लिख सकते हैं इन माय ओपिनियन, इन माय ओपिनियन। ऑल्सो की जगह आप लिख सकते हैं मोर ओवर, किस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, मोर ओवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे टिप्स हैं, ये सारे आपके ट्रिक्स थे जिससे आप क्या कर सकते हैं, इससे वाले जो पार्ट है उसको आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और यहाँ से आपका 8 से 10 मार्क्स कंफर्म होने वाले। इन केस किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का अगर डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कर देना। बाकी इस तरह के और भी वीडियोज के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद टॉपर सिस्टम। थैंक यू।